Hello, hi guys, how are you all? I hope all of you are well and life is well and you are well and everybody is well. Hello. Hi guys, welcome to Legal Current Affairs recap for the month of February. So we are going to be talking about what happened in this month. You could just let me know that if you can hear me properly and the class is going on properly. Yes. चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या सीन हुआ फरवरी में. हियर वी हैव अरविंद केजरीवाल एज वेल, तो उनको लेके भी कुछ सीन्स हुए एंड ऑफ कोर्स द डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप में से कोई भी क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन गाइस वी हैव जस्ट लॉन्च अ न्यू कोर्स. अगर आपको चाहिए कि भाई आपको शुरू से प्रिपेयर करना है, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस प्रिपेयर करना है, देन वी हैव जस्ट लॉन्च दिस कोर्स कॉल्ड एज आरम. In this particular course, you will get classes, you will get your doubts solved, and you will get mock test and sectional test. फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. आपको कहीं जाना नहीं, आपके स्कूल टाइमिंग के बाद ही आपकी क्लासेस होंगी और आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो अगर कुछ रह गया तो. सो अगर आपको मेरी पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कृति बी फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन द बैच. एंड आई होप टू सी यू इन द क्लासेस गाइस. अगर आपको एक बार टेस्ट करना है कि कैसा पढ़ाते हो आप लोग, तो डेमो क्लासेस आप देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज द लिंक टू दैट. जरूर आके डेमो क्लास तो जरूर देखिएगा एंड दैट विल बी ग्रेट. अगर आप में से कोई भी एमएचसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन संकल्प 2.0 इज द एमएचसीईटी कोर्स. इसमें आपको मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट, doubts सब कुछ क्लियर हो जाएगा. So in the next 2 months you can clear your MHCT examination as well preparing with us. All right, so let's talk about what happened in this particular last month. I mean, Orissa High Court upholds 2 child norm disqualification rules protective proviso inapplicable to panchayat membership termination. So अगर किसी को भी पंचायत रूल्स में इलेक्ट होना है, एनीबडी हु वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ पंचायत, देन इन दैट पर्टिकुलर केस देयर इज अ रूल व्हिच सेज दैट यू मस्ट नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये सब पॉलिसीज बनाई जाती हैं जहां पे 2 चिल्ड्रन से ज्यादा नहीं होने चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. उसके बियॉन्ड अगर आपके पास उतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पंचायत इलेक्शंस. ठीक है, जो आपके क्या बोलते हैं एमपी एमएलए के इलेक्शंस होते हैं उसमें ये सब कंडीशन जरूरी नहीं है अप्लाई हो, पर सरपंच रिलेटेड, पंचायत रिलेटेड ऐसे कंडीशंस ऐड हो सकते हैं. दे हैव बीन चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16, but courts have always upheld them to apply the policies for which they are made. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो कंडीशन है जो ये कहता है कि आप पंचायत का पार्ट नहीं हो सकते अगर आपके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके. सिमिलरली जैसे ये जो कंडीशन है जो बनाई गई है कि आपका एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप 8th पास एटलीस्ट होने चाहिए हो, 10th पास एटलीस्ट होने चाहिए हो. ये क्वालिफिकेशन बनाए गए थे इसलिए ताकि जो इंसान एक लीडर बन रहा है एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का, ही शुड अंडरस्टैंड, मतलब ही शुड बी अ लिटिल एजुकेटेड अबाउट थिंग्स अराउंड हिम, राइट. तो इसको चैलेंज किया जा चुका है. अब इस केस में क्या होता है कि देयर इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ पंचायत, उनकी मेंबरशिप लूज हो जाती है क्योंकि पंचायत लॉ कहता है कि यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. नाउ दिस गाय हैज 4 किड्स. ठीक है, ही हैज 4 चिल्ड्रन. अब ये जो लॉ है जो ये कहता है कि यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, इट हैज एन एक्सेप्शन. This exception was added by an amendment in 1994. ठीक है, एक एक्सेप्शन ऐड किया गया. उस एक्सेप्शन के थ्रू 1994 में ये बोला गया कि अगर आप पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन आपको उस एक्सेप्शन में फॉल करना पड़ेगा. तो जो ये पर्सन था उसने ये चैलेंज किया ये बोलते हुए कि मैं एक्सेप्शन में फॉल करता हूं, सो देयरफॉर आई शुड नॉट बी लायबल, मतलब आई शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. But the court said that he had his third child. He had his third child in 1993 before the exception. So exception clause obviously prospectively apply होगा. जब exception clause आया उसके बाद अगर आपका थर्ड चाइल्ड होता है तो अप्लाई होगा, बट आपका थर्ड चाइल्ड तो एक्सेप्शन से पहले ही अप्लाई हो गया, मतलब पहले ही आ गया. तो therefore in this particular case the rule shall be that you will not be given any relaxation, you will not be provided any exception, you will be considered as a disqualified member. आप exception में fall नहीं करेंगे. ठीक है, coming to the next judgment given by the court, violative of women's dignity under article 21, Allahabad High Court rebukes advocate over character assassination of rape victim. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत कॉमन है, अगर कोई भी क्रिमिनल केस फाइल होता है, स्पेशली रेप केस फाइल होता है, तो सबसे पहले जो अक्यूज की साइड का एडवोकेट है, अक्यूज की साइड की टीम है, वो ये बोलती है कि द वुमन वाज अ पर्सन ऑफ इजी वर्च्यू. The woman had a character in which she had multiple sexual relationships and therefore the act is justified. ठीक है. So इस केस में भी similar stands पे कुछ कुछ हुआ. एक person है बच्चन प्रसाद नाम के, who is accused of rape. Victim का ये कहना है कि she went to his clinic for treatment. He gave her some pill that sedated her. वो faint हो गई और उसके बाद the man raped her. Now a case of rape, also provisions of SC/ST Act में a case is filed against this man. ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया. ट्रायल कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, डेफिनेटली दिस इज अ केस, प्राइमा फेसी केस बन रहा है और यहाँ पे हम मेरिट्स पे डिसाइड कर सकते हैं कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है. अक्यूज ने इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की कि नहीं नहीं, कैंसिल कर दो, चार्जेस कैंसिल कर दो. देखो, दो चीजें होती है. एक होता है कि जब आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, उसी टाइम पे यू आर आस्किंग फॉर द चार्जेस टू बी कैंसल्ड, कि कोई केस ही नहीं बनता, ये केस ही यूजलेस है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, ये बहुत झूठा केस है, आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, कोई विटनेस नहीं मिलेगा, इस केस को ट्रायल स्टेज तक मत लेके जाओ. दूसरी सिचुएशन होती है कि जब कोर्ट में कोई केस आता है, क्रिमिनल केस आता है, तो सबसे पहले जज ये देखते हैं कि केस में कुछ मतलब मैटर है भी, कि हाँ भाई इसमें कुछ कुछ एविडेंस मुझे दिख रहा है, और फिर उस बेसिस पे ट्रायल आगे बढ़ती है. फिर ट्रायल विच इज द प्रोसीडिंग्स, उसमें डिसाइड होता है कि इंसान लायबल है कि नहीं है. तो अभी ये तो नेसेंट स्टेज है, अभी ये शुरू की स्टेज है, जहां पे अक्यूज ये कह रहा है कि कैंसिल कर दो चार्जेस ऑफ रेप. रेप है या नहीं है वो प्रूव करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि द वुमन वॉज ऑफ इजी वर्च्यू. ठीक है. तो अक्यूज का ये कहना था कि ये जो वुमन थी, ये मुझे मनी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, शी हैड क्वेश्चनेबल मॉरल कैरेक्टर, और इसलिए, और इसके अलावा जो अक्यूज के लॉयर हैं, वो 5 विटनेस लेके आते हैं कोर्ट में, ये कहते हुए कि इन 5 लोगों से भी मनी एक्सटॉर्ट किया गया है फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप. सिमिलरली मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, इसलिए रेप केस नहीं बनता. कोर्ट ने बोला कि भाई ये एविडेंस नहीं होता, एक्सक्यूज मी, आप ऐसे 5 लोग के ले आएंगे कि इनके साथ ऐसा किया है, वो लोग बोल रहे हैं, हम क्यों माने. ऐसा कहीं लॉ में थोड़ी लिखा है कि एविडेंस के लिए आप 5 लोग ले आओ जिनके साथ सिमिलर सिचुएशन हुई है, और अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर हम केस आगे नहीं बढ़ाएंगे, राइट. तो हाई कोर्ट क्रिटिसाइज द लॉयर व्हाट फॉर 2 रीजंस. फर्स्टली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई सुनो, तुम ये सब नहीं बोल सकते कि वुमेन इज ऑफ इजी वर्च्यू एंड थिंग्स लाइक दैट. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री से ये नहीं बोला जा सकता कि वो रेप सर्वाइवर नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ वुमन हु इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन, इफ शी हैज हैड सेक्सुअल रिलेशंस विदाउट हर कंसेंट, इट इज स्टिल रेप फॉर हर. You can't say that because she is in that profession, so therefore it can't be rape. That's what the court told the lawyer too. And उसके अलावा कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, एविडेंस एक्ट में भी लिखा है कि you cannot question a rape victim about her moral character. So court said this is absolutely character assassination and this is violation of her right to life, which is a fundamental right. कोर्ट ने बोल दिया, which is very very huge decision. Secondly, कोर्ट ने बोला कि भाई आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि 5 लोगों ने आके बोला, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही नहीं है, ये तो एविडेंस का पार्ट ही नहीं है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन सच रिकॉर्ड विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. फिर कोर्ट ने बोला कि भाई आपने कोर्ट की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया है, और उसके अलावा ये जो लॉयर थे, जो अक्यूज के लॉयर थे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को बोलते हैं, अगर आपने ये डिसीजन मेरे फेवर में नहीं दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा अपील करने. तो भाई हाई कोर्ट को और गुस्सा आ गया कि जा भाई जा, ये रही ट्रेन, इसमें बैठ जाओ, चलेगा सीधा सुप्रीम कोर्ट. सो द कोर्ट गॉट वेरी एंग्री विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो, कि भाई अगर गलत है आपका लॉ, तो मतलब आपकी रीजनिंग तो गलत है, उसमें आप कहीं भी जाके अपील करो, सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो अग्री विद द स्टेटमेंट. चलो, सो फाइनली कोर्ट सेड कि देयर इज इनफ मटेरियल टू प्रोसीड. हम केस में आगे डिसाइड करेंगे रेप हुआ कि नहीं हुआ, हम अभी तो कैंसिल नहीं करेंगे इस बेसिस पे कि द वुमन वाज ऑफ लूज कैरेक्टर. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट केस दिस पर्टिकुलर मंथ, forced arbitration agreement not arbitrable, Supreme Court clarifies scope of section 8 and 11.
अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आर्बिट्रेशन समझ लेते हैं। इतनी सारी क्लासेस कर ली है हमने लीगल करंट अफेयर्स की, तो आपको पता ही होगा अब तक आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो भी लोग कोर्ट्स के अलावा अपने केसेस सॉल्व करवाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में बहुत सालों तक केसेस चलते रहते हैं, बहुत पेंडिंग होते हैं केसेस, और वो बहुत ज्यादा एविडेंस लॉ को फॉलो करते हैं, तो केस फाइनली डिसाइड नहीं हो पाता। इसीलिए कोर्ट्स मतलब इनफ नहीं है टू सॉल्व केसेस, तो हम ऑल्टरनेट मेथड्स लेके आए हैं, जिसमें से एक है एडीआर। एडीआर जनरली कमर्शियल डिस्प्यूट्स में यूज होता है, ऐसे डिस्प्यूट्स जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो पार्टीज के बीच में। और एडीआर में आर्बिट्रेशन तभी किया जा सकता है जब आपके अग्रीमेंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली लिखा है कि द डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व्ड बाय आर्बिट्रेशन। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आर्बिट्रेशन के थ्रू केस सॉल्व नहीं होगा। आर्बिट्रेशन इज अनदर मेथड सिमिलर टू कोर्ट होता है, जो उसके जज होते हैं उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, बट इसमें पार्टीज के पास बहुत ज्यादा फ्री विल एक्सरसाइज करने की पावर होती है। पार्टीज खुद डिसाइड कर सकती है कि उनके आर्बिट्रेटर कौन होंगे, और फिर आर्बिट्रेटर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा केस डिसाइड करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ, ये लॉ वो लॉ फलाना ढिमकाना। ठीक है, चलो अब आई होप आर्बिट्रेशन इज क्लियर। तो मैंने आपको ये बताया, लेकिन आर्बिट्रेशन से आप केस तभी सॉल्व कर सकते हो अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि केस आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम फैक्ट्स पे आते हैं। तो 3 लोग हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। व्हाट इज पार्टनरशिप? 2 और मोर देन 2 पीपल स्टार्ट अ बिजनेस टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, 3 लोगों ने यहाँ स्टार्ट करी है, अपेलेंट, रिस्पोंडेंट 2 एंड रिस्पोंडेंट 3। 2007 में क्या होता है, ये फर्म सेटअप करी गई 2005 में। 2007 में फोटो वो पिक्चर में आती है एक लड़की, उस लड़की का नाम है रिस्पोंडेंट 1। रिस्पोंडेंट 1 का ये कहना है कि रिस्पोंडेंट 2 और 3 पार्टनरशिप से रिटायर हो गए हैं, मैं एक नई पार्टनर ऐड हुई हूं, इसमें हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था, और ये पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस मुझे मिला गया है, मुझे दिया गया है 50% से ज्यादा शेयर के साथ इन 2007। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट 2 और 3 बोल रहे हैं, ये कब हुआ बहन, कब आई तू, कब मिले हम, क्या हुआ, ये कौन सा डॉक्यूमेंट, हमने तो कभी तुमको नहीं सारी पार्टनरशिप फॉर्म दे दी, 50% शेयर दे दिया। ठीक है, तो अपेलेंस का ये कहना है कि भाई नहीं, हमने कभी इसको पार्टनर नहीं बनाया। अब ये जो वुमन थी, ये कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट लेके आती है, ये बोलते हुए कि ये रहा, ये लो, ये रहा वो डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है कि इन लोगों ने मुझे पार्टनरशिप का हिस्सा बना लिया है 2007 में। ठीक है, सो जो दूसरे लोग थे रिस्पोंडेंट 2 एंड 3, उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी मैडम, एक सेकेंड, ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये तो आप फेक डॉक्यूमेंट लेके आई हो, हमने इस डॉक्यूमेंट पे कभी साइन नहीं किया, ये हमारे फोर्ज डॉक्यूमेंट, फोर्ज सिग्नेचर्स आप दिखा रहे हो, और ये डॉक्यूमेंट भी फोर्ज्ड है। तो वुमेन ने बोला कि अच्छा ठीक है, फोर्ज है या नहीं है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, एक काम करते हैं कि आई विल आस्क द कोर्ट टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर दिस डॉक्यूमेंट। अब वो जो ये डॉक्यूमेंट लेके आई थी वो फेक है या नहीं है वो तो अलग क्वेश्चन है, पर इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द वुमन एंड द अदर पार्टनर्स इट शैल बी रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन। तो वुमन ने ये बोला कि क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो वो तो बाद में डिसाइड होता रहेगा कि डॉक्यूमेंट फेक है या रियल, आप हमें एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दो, आप इस केस की हियरिंग नहीं कर सकते, आर्बिट्रेशन के थ्रू होगी। कोर्ट ने बोला मैडम मैडम ज्यादा नहीं हो रहा आपका, पहले तो आप ये प्रूव करिए ना कि डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। कोर्ट ने बोला कि पहले ये डिसाइड होगा कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट इज फेक और फोर्ज्ड और नॉट। इफ इट इज फेक और फोर्ज्ड देन देयर कैन नॉट बी एनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, क्योंकि आर्बिट्रेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही फेक है। तो अगर आपने स्पेशली नहीं लिख रखा कहीं पे रियल डॉक्यूमेंट में कि आर्बिट्रेशन के थ्रू रिसॉल्व होगा, तो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। So the first question that needs to be decided is whether the document is fake or not, which will be decided by this court. And then if it is found to be genuine, then we will refer the case to arbitration. हम उसके पहले arbitration को case refer नहीं करेंगे। ठीक है? Now, so that's what the court said. अच्छा, अब ये भाई crazy case है, saying go away and die
is not abetment of suicide said by Kerala High Court. Acha, what is abetment of suicide, guys? Abetment of suicide means if anybody instigates another person to commit suicide, it falls under abetment of suicide. Now what does that mean? So that basically means that if one person helps another, aids another or instigates another, मतलब देयर हैज टू बी अ जेन्युइन कनेक्शन कि जिसने जो बोला है, जिसकी वजह से सामने वाले ने सुसाइड कर लिया, वो उस पर्सन ने इंटेंशनली बोला है दैट द अदर पर्सन एक्चुअली डज कमिट सुसाइड, मतलब दे वांटेड द अदर पर्सन टू डाई, दैट शुड हैव बीन सीन फ्रॉम द फैक्ट्स. सो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में ना कोर्ट गेट्स वेरी कॉशियस इन मेकिंग अ पर्सन लायबल because there has to be a real intention on part of the accused to make the other person die. ठीक है. अब कोर्ट में ऐसे कई बार केसेस आ चुके हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में लड़ाई हो गई और लड़ाई में एक ने दूसरे को बोल दिया कि तू मर जा यार. ठीक है. तो यहाँ पे अब दूसरे वाले ने जाके वो मर गया. जैसे इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है और हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. वाइफ उसको कॉल करती है कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, तो हस्बैंड बोलता है कि मैं तो उससे शादी करने वाला हूँ दूसरी लड़की से. तो वाइफ फिर रोने धोने लगती है कि मेरा क्या होगा एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन द हस्बैंड सेज कि तू तो मर जा यार. नाउ दिस वुमन, शी हैड अ किड. दिस वुमन एंड द किड बोथ गो टू अ वेल, जंप इनटू द वेल एंड डाई. ठीक है. वो अपने बच्चे के साथ खुदकुशी कर आती है. A case of abetment of suicide is filed against the husband. The court in this case said that the husband will not be liable for abetment of suicide because things spoken in anger, even if it is said ki go and die, does not mean that he intended genuinely ki go and kill yourself. I know it might seem absurd. I can understand totally. मैं समझ रही हूँ. आप लोग मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो कि हाँ मैम थोड़ा सा ऐसे ये क्या हो गया है ना. मैं समझ रही हूँ. I know how it feels कि ये तो मैम. But see, courts have to go by law. In criminal cases, intention is the foremost important point of making a person liable for the crime. अगर जैसे मैं स्लीप वॉकिंग करती हूँ और स्लीप वॉकिंग में मैंने एक एक्स उठा के किसी का गला भी काट दिया ना, I am not liable. ठीक है. तो क्रिमिनल लॉ में लायबिलिटी तभी बनती है जब हाईएस्ट इंटेंशन दिखती है कि हाँ ये इंसान ये क्राइम करना चाह रहा था और ये क्राइम हुआ. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अनलेस एंड अंटिल कोर्ट इज 100% कन्विंस्ड कि हाँ यहाँ पे वो इंसान जो है इसने कहा और इसकी इंटेंशन थी कि सामने वाला मर जाए, ये अगर कोर्ट कन्विंस नहीं है तो it is not abetment of suicide. Here again the court was not convinced and therefore the court said it is not going to fall under abetment of suicide. ठीक है. All right. Now coming to the next case, court not required to conduct mini trial. Allahabad High Court refuses relief to News 18 journalist in IPS Amitabh Yash 2017 defamation case. Defamation क्या होता है? Hurting the reputation of another. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि भाई ए जो है वो एक कैरेक्टरलेस पर्सन है, दिस इज डेफेमेशन. मैंने बोल दिया कि बी करप्शन करता है, ब्राइबरी लेता है, दिस इज गोइंग टू बी डेफेमेशन. सो डेफेमेशन मींस असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. अब इस केस में क्या होता है, 2017 में एक न्यूज रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट करी जाती है न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश चैनल पे. ठीक है. इसमें ये बोला जाता है कि एक आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ यश, उन्होंने क्रिमिनल से मनी लिया है और उन्होंने हेल्प किया है अक्यूज्ड को जेल से निकालने में. ठीक है. विच इज अ बिग क्लेम, ह्यूज क्लेम. ऑफिसर ये कहते हैं कि भाई ये तो मेरी रेप्यूटेशन डैमेज कर रहा है, ये झूठी न्यूज है, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं, दिस इज गोइंग टू फॉल अंडर डेफेमेशन. ठीक है. नाउ अब इसके बाद क्या होता है, ट्रायल कोर्ट इसको एग्जामिन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह और फिर मैजिस्ट्रेट जर्नलिस्ट को समन्स भेजते हैं. समन्स क्या होते हैं, कॉल टू द कोर्ट कि हमने आपका बुलावा भेजा है, आइए कोर्ट, इस दिन आपकी सुनवाई है और आपको इस केस में अपनी साइड से बताना है कि क्यों आप लायबल नहीं होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज समन्स. ठीक है. अब जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, हमारे अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस फाइल हुआ है उसको आप क्वाश कर दीजिए. अच्छा ऐसे ही कर दे हम, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारा केस हम क्वाश कर दें. उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे कि हम तो भाई फेयर जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमने ट्रू इंसिडेंट बताया है, हमने झूठा इंसिडेंट बताया ही नहीं, ये एक्चुअली ले रहे थे ब्राइब. अब आईपीएस ने बोला कि ब्रॉडकास्ट में आपने क्लियरली बोला है मैं करप्शन कर रहा था, आपने मेरी रेप्यूटेशन खराब करी है
और अब आप कह रहे हो कि हमने कभी न्यूज ब्रॉडकास्ट ही नहीं करी है, कुछ भी। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस केस को हम स्टॉप नहीं करेंगे। मैजिस्ट्रेट ने सब कुछ समन्स करने से पहले केस देखा है कि क्या केस था, सब कुछ इशू किया है, सही तरीके से प्रॉपरली एग्जामिन किया है। और यहाँ पे हम एविडेंस डिटेल में देखो, मैंने अभी शुरू फर्स्ट केस में बताया था ना, जब सबसे पहले कोर्ट के सामने केस आता है तब ट्रायल नहीं होती, तब ये डिसाइड होता है कि केस आगे जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि अभी हम ट्रायल नहीं कर सकते कि हम बैठ के देखने लगे आपने क्या बोला है अपने ब्रॉडकास्ट में, उनका नाम लिया है कि नहीं लिया है, ये सब ट्रायल के दौरान होगा। अभी तो बस हम ये चेक कर रहे हैं कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है। कोर्ट सेड प्राइमा फेसी, डेफिनेटली प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, सिर्फ फैक्ट सुनने से क्या लग रहा है कि केस आगे जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट ने बोला कि हाँ, हमें लगता है कि सिर्फ फैक्ट सुनने के बाद केस डेफिनेटली आगे जाना चाहिए, एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू टेक दिस केस फॉरवर्ड, हम इसको क्वाश नहीं करने वाले हैं। मैंडेटरी टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 35 BNSS टू अक्यूज रिगार्डिंग ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years इम्प्रिजनमेंट। BNSS क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, विच इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ CRPC इन इंडिया। आई होप दैट ऑल यू गाइज नो अबाउट इट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू से रिलेशन में बात हो रही थी, अरेस्ट प्रोसीजर्स अंडर द BNSS। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी पे भी इल्जाम लगता है, इफ एनीवन इज अक्यूज्ड कि तुमने मर्डर किया है, तुमने रॉबरी करी है, या ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 years और मोर है, तो क्या उस पर्सन को पहले एक नोटिस जाना चाहिए? बिफोर द पुलिस अरेस्ट हिम, शुड अ नोटिस बी गिवन टू द पर्सन कि वी वांट टू अरेस्ट यू। तो यहाँ पे कोर्ट ने पहले लॉ देखा। अंडर सेक्शन 5 पुलिस हैव द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इन सर्टेन सिचुएशन, बट इसमें एक सेफगार्ड है कि अ नोटिस आस्किंग द अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर देम इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। तो एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन ये बोलता है कि बिफोर अरेस्टिंग आप उनको अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के। वारंट क्या होता है? एक लीगल प्रोसीजर, मतलब एक पेपर वेयर इन इट इज रिटन दैट द कोर्ट हैज ऑथराइज्ड द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। हर केस में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत ग्रूसम केसेस होते हैं, जो बहुत ग्रेव केसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, यहाँ पे अगर आप कोर्ट की परमिशन लेने जाओगे उतने में तो वो इंसान भाग जाएगा, है ना। तो हर जगह ऐसे केसेस में वारंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ऐसे केसेस में एक एक्सेप्शन है कि आप उस इंसान को एक चांस दो, जो अक्यूज्ड है, टेल हिम कि वो सीधा खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाए, वरना हम आएंगे तुमको अरेस्ट करने। तो ये नोटिस देना कंपलसरी है। अगर आप ये नोटिस नहीं देते तो डेफिनेटली इट इज अ वायलेशन ऑफ दैट पर्सनस राइट। ठीक है, नाउ coming to Allahabad High Court, blanket ban on caste rallies cannot be judicially imposed, remedy lies in proper enforcement of existing laws। अच्छा, अब एक PIL फाइल होती है कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है लोकस स्टैंडाई। What is locus standi? Locus standi means your right to file a case, which means that if you are the person who has gotten any kind of effect from a case, you got affected in a case, then you can file a case, है ना। मेरा stand है उस केस में, मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए मैं केस फाइल कर रही हूँ। लोकस स्टैंडाई का रूल ये कहता है कि वो ही लोग केस फाइल कर सकते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। जैसे मैं केस फाइल कर रही हूँ कि भाई XYZ रिवर में इतना पोल्यूशन क्यों है, तो यहाँ पे मेरा क्या लोकस स्टैंडा है, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो लोकस स्टैंडा ये कहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइल अ केस ऑन अदर्स बिहाफ, दूसरे लोगों के बिहाफ पे जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, कोई और केस फाइल करना अलाउड होना चाहिए। तो इसके लिए एक नया टर्म आया, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किन्होंने ये टर्म कॉइन किया था इंडिया में? एनीबडी, मतलब ये टर्म यूज किया था इंडिया में? Anybody who knows about the same? चलो, anyway, so PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, इवन दो आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप केस फाइल कर सकते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो यहाँ पे एक PIL फाइल हुई है, ये बोलते हुए जो कास्ट बेस्ड रैलीज होती हैं, है ना, जो रैलीज निकलती हैं वो जो कास्ट बेस्ड होती है कि मैं XYZ कास्ट से हूँ, मैं तुम्हारे कास्ट को आगे लेके जाऊंगा, सब अच्छा होगा, इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कास्ट कम्युनल वायलेंस ये सब बढ़ सकता है इंडिया में। ठीक है, और ये बोला कि भाई वोट्स कास्ट के बेस पे नहीं मांगे जाने चाहिए,
बिकॉज मतलब वोटिंग शुड बी डन कि इंसान अच्छा है कि नहीं है, अच्छा लीडर है कि नहीं है, कंट्री बेटर करेगा कि नहीं करेगा, इस बेसिस पे थोड़ी होना चाहिए कि वो मेरी कास्ट का है। एंड कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसी रैलीज को ऑर्गेनाइज भी करती हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई इससे जो है ना हमारा इक्वालिटी चैलेंज होता है और हमारी सोसाइटी में दरारें आती हैं। अब कोर्ट ने बोला कि क्या हम ऐसे ब्लैंकेट बैन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल रैलीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, देखो हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते क्योंकि उन पॉलिटिकल रैलीज के भी कुछ राइट्स है ना। कोर्ट ने बोला कि भाई देखो अगर लॉ में कोई रूल्स नहीं है कि उनको कैसे आपको रेगुलेट करना है, तो नए रूल्स बनने चाहिए। नए रूल्स बनाने का तो काम पार्लियामेंट का है, तो हम ब्लैंकेट बैन तो नहीं लगा सकते। ब्लैंकेट बैन हम तब लगाएंगे जब अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बना दे, उस एक्ट में लिखा हो कि हाँ यू कोर्ट कैन बैन पॉलिटिकल रैलीज। जब तक ऐसा नहीं है कास्ट बेस्ड रिलेटेड, तो तब तक हम कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते। अब विद रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग, पार्लियामेंट एटसेट्रा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के बेसिस पे वोट्स मांगते हैं, ये करप्ट प्रैक्टिस है। और अगर ऐसा दिखता है कि किसी कैंडिडेट ने वोट मांगा है इस बेसिस पे, तो उसका हम कैंडिडेचर कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इलेक्शंस, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रैली होगी, रैली में वो वोट्स मांगेगा कास्ट के बेसिस पे, फिर कैंसिल होगा, प्रूव होने के बाद कैंसिल होगा, इवेंट होने के बाद कैंसिल होगा। जिसने केस फाइल किया है उसका ये कहना है कि इवेंट ही नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रैली ही मत करो ना, वहां तक पहुंचे ही नहीं हम। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे हम ब्लैंकेट बैन तो नहीं लगा सकते भाई, देख हमारी लड़ाई मत करा पार्लियामेंट के साथ, लेट्स सी, हम अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो देन डेफिनेटली एनफोर्स करने के लिए उसको हम, इंटरप्रेट करने के लिए उसको हम, वी विल मेक अ डिसीजन, ठीक है। अडॉप्टेड चाइल्ड entitled to the status of caste of adoptive parents when biological parents are unknown। अच्छा, सो अब अगर कोई बच्चा अडॉप्ट होता है और पेरेंट्स अननोन है, तो किसकी कास्ट मिलेगी बच्चों को? द बच्चा विल बिलोंग टू द कास्ट ऑफ होम कोर्ट हैज सेड इट इज गोइंग टू बी द अडॉप्टेड पेरेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे उसके बर्थ पेरेंट्स को ढूंढने नहीं जाओगे, we will consider the person belonging to the caste of the family in which he or she is adopted। जैसे यहाँ पे एक abandoned child को अडॉप्ट किया गया, अब उसके अलावा जो अडॉप्टिव मदर थी वो बैकवर्ड कैटेगरी को बिलोंग करती थी, और इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि मेरे बेटे का भी आप सर्टिफिकेट बना दो। अब कोई उनका रिश्तेदार होगा, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई इनका तो आप मत बनाना सर्टिफिकेट, ये तो अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये रिजर्व्ड कैटेगरी में कैसे आ सकता है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई अगर अडॉप्टेड है तो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अननोन है, तो हमें नहीं पता वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, कैसे टेस्ट करे? उसकी फैमिली तो अननोन है, वो तो अबैंडन था, उसका कोई था ही नहीं फैमिली में, तो वी कैन नॉट मतलब सी कि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है या रिजर्व्ड कैटेगरी से है। जो उसके पेरेंट्स हैं, for him that is the caste that will continue, and the court allowed for the child to get the reservation, get the certificate made on the basis of the adopted mother's caste, ठीक है। Delhi High Court upholds custody transfer to father on grounds of sustained parental alienation by mother। Now when we talk about custody, ठीक है, custody of child, कि अगर पेरेंट्स हैं, estranged हैं, साथ नहीं रहते हैं, तो बच्चा किसके पास रहेगा? तो देखो जनरली प्राइमरी केयर गिवर मदर को माना जाता है, स्पेशली टिल द एज द चाइल्ड बिकम्स 5 years द कस्टडी रिमेन्स विद द मदर, मोस्टली ये रूल है, ठीक है। और वैसे भी प्राइमरी गिवर इज कंसिडर्ड एज द मदर, बट अगर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जैसे इस केस में था पेरेंटल एलियनेशन का केस। व्हाट इज पेरेंटल एलियनेशन? पेरेंटल एलियनेशन मतलब जहाँ पे बच्चे को अबैंडन कर दिया है किसी भी पेरेंट ने और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेरेंटल एलियनेशन। अब यहाँ पे हस्बैंड का कहना था कि बच्चा मदर के पास है, बट मदर उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, उसको एलियनेटेड फील कराती है, उसको कुछ नहीं देखभाल करती, तो गिव मी द कस्टडी। इन दिस केस इट वाज प्रूव्ड that yes, the mother did alienate the child, and therefore court said ki this is going to be parental alienation, and therefore the father shall get the custody। अब अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को मैनिपुलेट करता है
to hate the other parent, fear the other parent, negative statements being made about the other parent, तो इससे बच्चे का mental development नहीं होता, emotional development नहीं होता. तो this also falls under parental alienation, and therefore the court said that this is a case of parental alienation. The father can have the custody. Invasion of privacy and humiliation. Madhya Pradesh High Court denies relief to husband who sought virginity test of his wife. Okay. एक हस्बैंड है, डिवोर्स फाइल करता है ये बोलते हुए कि वाइफ वॉज क्रूअल विद टू हिम बिकॉज शी डिड नॉट अग्री टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द हस्बैंड. ठीक है. अब हस्बैंड ने बोला कि वाइफ का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए टू चेक वेदर शी हैज सेक्सुअल रिलेशंस विद अदर्स. क्या इज इट जस्ट मी और इज इट जस्ट दैट शी इज एसेक्सुअल or she has been subjected to anal intercourse. Now family court ने मना कर दिया. Husband approached the high court to agree with his bizarre findings. Now here the question was, can a court force a wife to undergo a virginity test? Court said no husband can demand this virginity test. This is an invasion of privacy. This is violative of Article 21, right to privacy. This is causing humiliation to the woman, and definitely this is not going to be allowed. ठीक है. एंड कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये दिस इज नॉट इवन नेसेसरी फॉर डिवोर्स केस. ठीक है. ठीक है, तुमको डिवोर्स चाहिए तुम्हारी वाइफ से, तुमको क्या करना, तुम डिवोर्स लो. तुमने क्रूअल्टी बोला, क्रूअल्टी प्रूफ करो, डिवोर्स लो और गेट इट ओवर विद. What is मतलब this extra act, why is that even required? What will the outcome help us with, right? Then court ने बोला उसके अलावा the methods are scientifically unreliable, right? And this is not a ground for divorce. कि refusal to have sexual relations is not a ground for divorce. And court ने मना कर दिया. Court dismissed the petition of the husband, and court did not allow for the medical test of the wife. Dearness allowance is a right, not a bounty. So what is dearness allowance? Government employees को कुछ extra पैसा पे किया जाता है और pensioners को भी कुछ extra पैसा पे किया जाता है to deal with the inflation. Is called as dearness allowance. ठीक है. So it is given to government employees, and काफी सारे लोग government exams clear भी इसलिए करते हैं because of the benefits that they get through that job. अब इस केस में क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने बोला कि भाई हमारे पेंडिंग डीए हैं, आपने कुछ ईयर्स के 2008 से 2019 तक के डीए पे नहीं किए हैं, वो हमें जरा पे कर दो. तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें आपको कोई डीए पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपका राइट नहीं है. नहीं दिए तो नहीं दिए. कोर्ट ने बोला एक्सक्यूज मी, इट इज अ लीगल राइट. डियरनेस अलाउंस इज अ लीगल राइट and you must pay the employees their dearness allowance. So court यहाँ पे mandated the government कि आपको dearness allowance pay करना पड़ेगा क्योंकि it is a statutory right, it is given under the act. गवर्नमेंट के जो भी एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उसमें लिखा है कि डियरनेस अलाउंस पे होना चाहिए. ये कोई चैरिटी नहीं दे रहे हो आप अपने एम्प्लॉइज को. और इसमें गवर्नमेंट का ये कहना था कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है. कोर्ट ने बोला कि आप ये सब नहीं बोल सकते. अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने से मना नहीं कर सकता, वो अपना दूसरे का राइट वायलेट नहीं कर सकता. आपकी प्रॉब्लम साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम टू मी. सो कोर्ट सेड सॉरी, यू विल हैव टू पे द डियरनेस अलाउंस. ठीक है. नाउ डीएनए टेस्ट ऑफ अ चाइल्ड परमिसेबल इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. ओ दिस इज अ वेरी मतलब न्यू जजमेंट. In the sense, see what is DNA testing? DNA testing basically is a test through which the father of the child is determined by testing the DNA of the child, whether it matches to the father's family. That's how it is determined that the father is the actual father of the child. Generally, court does not allow DNA test. ठीक है, मतलब to be taken into evidence. क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि if a husband and wife have a child, then if the husband had access to the wife, court will assume the child belongs to the father. कोर्ट ये डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं करेगा because this will lead to a very difficult life for the child for no fault of the child. What is the fault of the child? The child was born. He did not ask, please bring me into this world. It's because of the parents and whoever they had extramarital relationship with. Child should not suffer, and therefore child should not be called names while he goes out, should not be going through that kind of psychological behavior, and therefore the court said कि we will
generally the court says कि we do not allow for DNA test. Now in this case something different happened. Here husband files a case saying wife had an extramarital affair and had sexual relations with another man. Ab he says he had little to no access to his wife as he was in army when the child was conceived. Ab he says कि therefore I cannot be the biological father because I had no access to the wife. ठीक है, वाइफ का ये कहना था कि भाई डीएनए टेस्ट इज अगेंस्ट प्राइवेसी, इट इज गोइंग टू स्टिग्मेटाइज द चाइल्ड एंड ऑल्सो इट हैज टू बी प्रिज्यूम्ड दैट द, जो मैंने आपको अभी लॉ बताया कि यू हैव टू प्रिज्यूम दैट द चाइल्ड इज ऑफ द फादर्स ओनली, ऑफ द हस्बैंड ओनली. अब हस्बैंड का ये कहना था कि भाई आई हैव एविडेंस दैट यू हैव कमिटेड अडल्ट्री. सेकेंडली आई एम, देयर इज वन एक्सेप्शन दैट लॉ जो ये कहता है कि if there is a husband and wife and they have a child together, the child will be assumed to be child of the father. This has an exception that if the father had no access to the wife, then it is going to be considered, then it can be considered. So court in this particular case said that here it will be possible to order DNA test in this specific case. In certain situations, when divorce case is based on adultery and you are able to prove that you did not have access to the wife, in that scenario only we will allow for DNA test, which the husband was able to do, and therefore the court said कि we will dismiss the petition of the wife, we will allow for the DNA test to happen. All right. Consumer dispute, 2 crore for faulty haircut. I am sure all of you people remember this case. So this case happened in India wherein the consumer forum gave a compensation of 2 crore rupees to a woman who was a model for a faulty haircut. She went to a hairdresser. The hairdresser cut her hair in a very bad haircut, because of which she had to lose a lot of business, a lot of deals that she had done, contracts she had done with agencies. And therefore she filed a case that as a consumer I have been wronged, and under consumer law she asked for compensation. This was a sensational case in India. Okay, so the court, the consumer dispute forum asked the hairdresser to provide 2 crore as compensation. Supreme Court में फिर the company who provided the haircut, the salon, filed an appeal. The Supreme Court reduced that amount. Supreme Court said कि भाई देखो, you need to provide compensation on reliable evidence, on proved evidence, और just unverified material पे आप ऐसे नहीं दे सकते. आपने बहुत ज़्यादा compensation बोल दिया है. Compensation is going to be अच्छा, क्या अनरिलायबल एविडेंस? बेसिकली कोर्ट का ये कहना था कि नेशनल कंज्यूमर जो फोरम है उन्होंने ये केस डिसाइड किया क्योंकि वुमन का कहना था कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे 2 करोड़ के जो आई हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर कट, तो 2 करोड़ इज द कॉम्पेंसेशन आई डिजर्व. पर उसका कोई एविडेंस नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बिना एविडेंस के आप ऐसे नहीं कर सकते हो. ठीक है, ऑल राइट. Cabinet approves changing Kerala to Keralam. I hope that you have read about this news. So here Union Cabinet approved a proposal to change the official name of Kerala to Keralam. In Malayalam, state is traditionally called as Keralam. So to align with the local language and cultural identity, this is being done. इसका मेथड क्या होता है? If any state wants to change his name, if any state wants to change its name, it is going to be done under Article 3. First, the president initiates this bill in the parliament. It is done by the parliament only. Parliament makes a law. Parliament initiates a bill in any of the houses of the parliament that we want to change the name of the state, and then the draft is sent to the specific states. If states agree, if they agree, not agree, doesn't matter. It is then sent to the parliament and parliament finally changes the name. So here state also agreed and parliament also is agreeing. So the name was finally changed and there will be a change in the first schedule of the constitution. What is the first schedule? It has all the names of state and union territories. So we will change that and we will make it Keralam. Okay? Now, Gujarat Marriage Registration Bill 2026, Gujarat government came up with a new proposal that we will make registration process stricter for marriages and more transparent. इसमें कुछ changes लेके आई है गुजरात गवर्नमेंट कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है.
सेकेंडली डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा रिटन कि यू हैव इन्फॉर्म द पेरेंट्स. देयर विल बी अ 30 days वेरिफिकेशन टाइम पीरियड. 30 days तक हम पहले चेक करेंगे कि तुमने किया कि नहीं किया अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म, तब आपकी मैरिज रजिस्टर होगी. उसके अलावा दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. एंड वाई आर वी डूइंग दिस? टू प्रिवेंट फ्रॉड मैरिजेस, फोर्स मैरिजेस, कन्वर्जन के लिए मैरिजेस हो रही है, उस सबको प्रिवेंट करने के लिए. अब देयर हैज बीन क्रेजी डिबेट अराउंड दिस कि पीपल हु आर मैरिंग आर अडल्ट्स, they should not be compulsory made to inform their parents about the same. So this is not a very good law. That is what the debate is. Let's see what the court does about it. Delhi High Court interim injunction in Chacha trademark case. अच्छा, एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारे registered trademarks हैं. What are trademark? Trademark can be a word, can be a logo, something that depicts a company. For example, I am sure you know what trademark is this. This is McDonald's. For example, I am sure you know what is this. This is going to be Pepsi. ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना but ठीक है, you get my gist. So these are called as trademark. Trademark means a logo, combination of words, a word which represents a company. Trademark can be registered. If registered, it is better. It helps the company protect itself better. So एक कंपनी है जिसने बहुत सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर किए, चाचा साड़ी बाजार, चाचा सूट गैलरी. अब एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस मतलब दूसरा इंसान स्टार्ट करता है बिजनेस बाय द नेम ऑफ चाचा क्लॉथ हाउस, सेलिंग सिमिलर क्लोथ्स. जो रियल फर्स्ट कंपनी थी, दे फाइल अ केस अगेंस्ट द सेकंड कंपनी दैट दिस इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. भाई तुम चाचा वर्ड यूज नहीं कर सकते. Court agreed. Court said yes, Chacha is a trademark which is registered. You cannot use Chacha word to sell off clothes. All right. Allahabad High Court relief to trans person asked to take medical exam for passport background, for passport change. अब यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, अप्लाई टू नेम चेंज एंड जेंडर इन देयर पासपोर्ट. अब उनका एक ऑलरेडी जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था विच वाज इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. पासपोर्ट अथॉरिटीज ने बोला कि आपको फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा. उसने बोला मैं जा चुकी हूँ फ्रेश मेडिकल एग्जाम के थ्रू, आपको मेरे को फिर से एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट ने इशू किया है विच इज वॉट इज रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे कोर्ट में शी फाइल्ड अ केस दैट व्हाई आर दे आस्किंग मी टू अगेन गो थ्रू अ मेडिकल एग्जामिनेशन. Court agreed with her. Court said that the DM issued certificate is valid proof of her gender identity. This is to protect her dignity. And if you ask them to go through the medical test again, it is a violation of their right to privacy. It is a violation of their rights under the Transgender Persons Act also. High Court ने appeal को allow किया and बोला कि you cannot ask her to go through the medical test again. Now Delhi High Court protects Swami Ramdev's personality rights. So Swami Ramdev had filed a case कि his name, image, voice and persona is being used. AI generated videos are being made on the internet using his image, using his voice, which should be banned. Court agreed with it. Court said yes, your personality rights are a part of your right, definitely your fundamental right, and therefore it is going to be violative here. Nobody can be using his videos to make AI videos. If anybody is found to be doing the same, court can punish you. तो ये सब काम मत किया करो, है ना? All right. Now coming to the next case, a married man's promise of marriage is deceit from the beginning. Acha. So there is a section under BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, replacement of IPC, section 69, which says that if any man enters into sexual intercourse with a woman by deceitful method, one of the deceitful method is that a man tells a woman, I will marry you. He never intends to marry and says that because I'm going to marry you, we should have sexual relationship. The woman has sexual relationship and then the man runs away. This is a crime under section 69. Okay? So herein a criminal case was filed against a man for the same. He said that the relationship was consensual. Okay? Now later it is found out that she was unaware about the fact that the man was already married to someone else and she became pregnant multiple times. So she filed a case under section 69 कि भाई he told me that he is going to marry me. He was already married, so he could not have married me. So this was a false promise of marriage. Court said since the accused was already married, he knew कि he cannot marry this woman.
So here it is going to fall under the offense and the man was made liable for the same. Now Supreme Court, free speech is not a license to vilify community. अच्छा, एक फिल्म आ रही है, अब पता नहीं उस फिल्म का क्या होगा, नाम चेंज करेंगे वो लोग, जिसका नाम था घूसखोर पंडित. Now petitioners का ये कहना था कि this is stereotyping the Brahmin community. You are saying that pandits are like that, using the word घूसखोर, taking bribery, which is you are defaming the whole community as a whole. So therefore this is going to be wrong. Now producers also agreed कि ठीक है हम नाम चेंज कर लेंगे. So court said, see, you have free speech कि आप कुछ भी बोल सकते हो, but you cannot use that to defame communities, to insult communities, or to stereotype the communities using a particular word against a group of people. ठीक है. Now Supreme Court, anticipatory bail not time bound. High Court granted anticipatory bail but said that it is only valid until charge sheet is filed. तो कोर्ट सेड कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकता. यू कांट जस्ट गिव अ टाइम लिमिट कि इतना टाइम तक का ही वैलिड है. मद्रास हाई कोर्ट, बीडी रोलर्स आर एम्प्लॉइज अंडर ईपीएफ एक्ट. सो ईपीएफ एक्ट क्या है? ईपीएफ एक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोविडेंट फंड टू द एम्प्लॉइज. जो भी उस एक्ट के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, whoever are considered as employees under the act will get will get PF, Provident Fund. ठीक है, Employees Provident Fund Act provides Provident Fund to the employees as a right. अब उसके लिए important ये है कि under the EPF Act you must be an employee. If you don't fall under the definition of employee, then you cannot ask for PF, Provident Fund, as a right. So the Supreme, यहाँ पे केस फाइल किया गया था बीडी रोलर्स के थ्रू, who were in a job working as labor in a particular area. Now they asked for PF. The company said कि आप employees ही नहीं हो, हम आपको PF पे नहीं करेंगे. The court, Madras High Court, agreed कि they are employees and therefore you must give them PF. Kerala High Court, refusal to accept resignation is equivalent to bonded labor. So what is bonded labor? Bonded labor is a term which comes from Article 23 of the Constitution, which is making a person work against their will, is called as bonded labor, which is a violation of a person's fundamental right. Here, a company secretary submitted resignation which was not accepted and he was ordered to continue working. Also, salary was also not paid. Definitely a violation of Article 23 of the Constitution against your right against exploitation. Court said आप उसका fundamental right violate कर रहे हो. This is definitely wrong. Now again, a very good judgment by the Kerala High Court. Maternity leave cannot be clubbed with regular leaves. So what is maternity leave? Maternity leave means a woman who applies for leave for the birth of her child. After the birth of her child, during the period of pregnancy, whenever she wants to avail the same, she can avail it, but it shall fall under maternity leave. When you join a company, आप job पे जाओगे, leave होती हैं अलग अलग type की, ठीक है? जैसे there is a leave called as medical leave, wherein you get a leave if you have any medical reasons. One there is called as casual leave. Casual leave means you want to take a leave for any reason. Let's say you have to go to a function and you want to take a leave, so you will apply for casual leave. And then we have maternity leave, which is called as leave taken for taking care of the child through pregnancy or postpartum after the delivery of the child. Up the question was कि can her medical leave and maternity leave be clubbed? मतलब can we say they both are same? Court said no. Excuse me, hello. Maternity leave is different and medical leave is different. Both of them mean different things and therefore you cannot say कि you have already used your medical leave because you went for maternity leave. They both are different things. They can't be clubbed. Now, nepotism in government welfare societies. So there was a government complex which was to be given to people. It was given to certain government employees only. Now this was challenged कि this is being done on favoritism. This is violation of the eligibility rules of the society itself. Favoritism हो रहा है यहाँ पे. तो कोर्ट अग्रीड कि हाँ यहाँ पे फेवरेटिज्म है, सो देयरफॉर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है.
Karnataka High Court POCSO acquittal upheld due to unreliable statements. So POCSO basically is a law that was made to protect children from sexual offenses. And in this particular case, a child filed a case of a sexual offense against a person, but her statements were contradictory. जो victim child थी, she was coming to make statements in the court, but sometimes she said something else. In another hearing, she said something else. On this basis, court acquitted the accused, did not make the accused liable. Bombay High Court, abortion rights extended to unmarried women. So this has always been a legal issue that under the MTP Act, abortion is allowed between 20 to 24 weeks. But can unmarried women also access this? Can abortion be allowed for unmarried women as well? On the 24th week mark, court agreed for the same. Court said yes, you can be allowed to go for abortion. Now, Bar Association is not an employer under POSH Act. So there was a woman advocate accuses a senior advocate of sexual harassment. Now, an ICC is created. What is ICC? ICC is the Internal Complaints Committee, which is made under an act called as POSH. So POSH is Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, which is meant to prevent sexual harassment at workplace, as the name suggests. ठीक है? So but इसमें important ये है कि the particular place, मतलब the particular area wherein we are challenging, the person against whom you are filing the case has to come under the definition of employer. So herein, senior advocate was suspended from bar membership. Now court, the question that asked was, can a bar association be treated as an employer? If yes, then only it can make ICC. ICC, the committee which will do the कि क्या होना है ऐसा person के साथ, which will do all the investigation inquiry, is made by the employer. So first you have to be an employer to build an ICC in your company. तो कोर्ट सेड कि बार एसोसिएशन तो एम्प्लॉयर ही नहीं है, तो दे कुड नॉट हैव मेड द आईसीसी. ठीक है. सो द वुमन, आपको लग रहा होगा तो मैम वुमन क्या करेगी, तो वुमन कोर्ट में जाके ऑलवेज केस फाइल कर सकती है. ठीक है. ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट टू स्टूडेंट सेट असाइड. अच्छा, अब इस केस में क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाज अक्यूज्ड ऑफ बिहेविंग विद फीमेल स्टूडेंट्स एंड मंकिंग क्लासेस. यूनिवर्सिटी रस्टिकेटेड हिम. नाउ he filed an appeal against this in court. Court ने बोला कि you will have to meet certain conditions. You will have to attend 95% classes, submit a written apology, file an affidavit promising good conduct, and stand at the university gate for 30 minutes daily for 30 days, holding a placard saying I will never misbehave with a girl. Court said ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये part, this is very humiliating punishment. This should not be given. This part of the punishment कि वो 30 मिनट तक प्लकार्ड लेके खड़ा रहे, this is extremely humiliating. This is not going to be a part of the punishment. Now Delhi High Court, Tibetan origin woman is citizen by birth. So a woman of Tibetan origin was born in India in 1966. Now she was treated as a refugee of Tibet and was denied an Indian passport, but she was born in India. So she said that because I was born in India, I should be given Indian citizenship. So under the Citizenship Act, it is given that any person born on Indian territory between 1950 and 1987 can get Indian citizenship. So because she was born in 1966, between this time period, so she was given Indian citizenship because she was born on Indian soil. ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन है कि you must be born on Indian soil. Coming to the last case of February, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia cleared in liquor policy case. Court wraps CBI. Now Arvind Kejriwal, we all know, ex-CM of Delhi, and we have Manish Sisodia, deputy and Delhi's excise minister ex. ठीक है. Now they were accused of corruption relating to a Delhi's liquor policy. Basically इस केस में क्या हुआ, in 2010 I think, है ना, 2010 right? Yeah, नहीं 2010 नहीं, sorry 2021. In 2021, there's a policy, liquor policy, that is introduced by Arvind Kejriwal's government. ठीक है. अब पहले क्या होता था, liquor shops were run by the government and private participation was not done. But by this liquor policy in 2021,
private companies were allowed to run liquor shops, and Delhi was divided into zones. Private companies could bid for licenses, and private shops were also getting certain discounts to run the liquor shops. Now a case was filed. Now basically CBI and ED gets involved, Enforcement Directorate, saying that this is a scam, wherein Arvind Kejriwal and Manish Sisodia are trying to favor certain private liquor shops to specially give them licenses. It is a huge scam. This is causing a whole lot of financial strain on the Delhi government, and therefore they should be made liable. Now for this they were sent to jail, and सीबीआई एंड ईडी ने बोला कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं होलसेलर को, और ये लोग ग्रुप ऑफ लिकर बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल अ स्कैम एंड दे शुड बी मेड लायबल. अब सुप्रीम कोर्ट ने इन फेब्रुअरी स्पेशल कोर्ट ने एग्जामिन किया एविडेंस. कोर्ट ने बोला कोई एविडेंस नहीं है आपके पास. There was no evidence in this case available. There is no proof that this is a corruption scheme. एविडेंस बहुत ही कोई मनी ट्रेल नहीं है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं, कुछ नहीं दिख पा रहा, ना कोई पैसे दिए हैं ऐसा कुछ दिख पा रहा है. नो एविडेंस कैन बी सीन हियर. मतलब मिनिमम जो एविडेंस रिक्वायर्ड है वो भी नहीं मिल पा रहा. And therefore Arvind Kejriwal was acquitted for the same from the court, and the High Court also reprimanded CBI and ED कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही किसी पे भी कुछ भी केस कर दोगे बिना एविडेंस के. वो इंसान तो जेल गया ना. They had to give up their liberty. So anyway, thank you so much guys. If any of you is preparing for CLAT, you can join our new course Aram. You can use my code Kriti B. If you're preparing for CLAT PG, then we also have a course called as Zenith. You can come to the classes for that. If you're preparing for MHCT, OLETS, 3-year laws, then we have courses for the same. You can check out our website. Description box has the link to it. And I shall be seeing you in the next class guys. Thank you so much. If you are preparing, yeah, you can start preparing for CLAT now, definitely.